So today we are going to do a new chapter of history called growth of nationalism. ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है। बहुत सारे बच्चे लोग इसको अवॉइड करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को। पर ये चैप्टर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ये चैप्टर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा ऐसे आपने हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेशनलिज्म क्यों जरूरत था हम लोग के लिए? क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो हमारा इंडिया डिवाइडेड था। ठीक है। डिवाइडेड इन द सेंस कि हमारे यहाँ कहीं राजा थे, कहीं हमारे यहाँ जैसे हम लोग के प्रिंसली स्टेट्स थे, कहीं हम लोग के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बने, वो जो हम जिसको बोलते हैं हरिजन, वो लोग थे। ठीक है। कुछ लोग अंग्रेजों के अंडर में थे। माने लोगों को पता नहीं था इंडिया क्या है। वी डोंट नो व्हाट इंडिया वाज। प्लस हिंदुइज्म जो था उसके अंदर कास्ट सिस्टम था। मुस्लिम एक अलग क्या नाम है कम्युनिटी था। तो देयर वर इंडिया वाज डिवाइडेड। तो उसको एक करने के लिए बहुत जरूरी था नेशनलिज्म। ठीक है। एक चीज होना चाहिए। नाउ नेशनलिज्म में हम लोग क्या हेल्प किया? यहाँ क्वेश्चन है कि इंडिया में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म माने इंडिया में नेशनलिज्म कैसे इंक्रीज हुआ। ठीक है। तो इसका एक रीजन है रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। देखो, जब हम लोग का कॉमन दुश्मन होता है ना तो बाकी सब दोस्त बन जाते हैं। ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने हम लोग को रिप्रेस किया, खास करके मिस्टर लिटन ने, और एक तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आया, इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा इंडिया जो है वो एक हो गया। क्योंकि जब पूरी ब्रिटिश इंडिया को दबा रही है तो पूरा इंडिया क्या हो जा रहा है? एक हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है। मतलब हमारे जो हिंदू धर्म था और जो हम लोग का हिंदू कल्चर था उसके अंदर में काफी कुछ ऐसा चीज था जो कि अच्छा नहीं था। तुमको मालूम है हमेशा धर्म को अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। रेनेसांस हुआ था, क्रिश्चियन लोग के संग भी हुआ रिफॉर्म मूवमेंट। वैसे हिंदू धर्म में भी रिफॉर्म मूवमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो सती था हम लोग, दैट वाज अ इवल प्रैक्टिस ना, उसको हटाया गया। चाइल्ड मैरिज को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को थोड़ा कम किया गया, विडो रीमैरिज कराया गया, जो वुमेन इन्फेंटिसाइड है उसको कम किया गया, वुमेन एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। तो ये सारी चीज अच्छी हुई। तो इसको बोलते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है। तो हम लोग को खाली दो जन के बारे में बात करना, राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा फूले के बारे में। ओके। उसके बाद हम लोग को इस चैप्टर में एक और चीज जो पढ़ना इंपॉर्टेंट वो है क्या नाम है तुम्हारा, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। हमारे पास कोई नेशनल कम्युनिटी नहीं था, हमारे पास कोई नेशनल एसोसिएशन ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमने बनाने की कोशिश नहीं की, हमने बनाने की कोशिश की थी पर वो हो ना सका। लेकिन बाद में हम लोग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना लिया। ठीक है। द ईयर ऑफ फॉर्मेशन, अब हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, कौन से साल में वो बना, 1885। पहला दो सेशन कहां पर हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे ये हम लोग को मेंशन करना है। तो तुम लोग का तो मैंने क्या नाम है हम लोग का जो सिलेबस है उसको तो बहुत कम कर दिया जाता है। तो तुम लोग के लिए तो बहुत आसान है। उसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव और इंडियन नेशनल और कांग्रेस हम लोग को पढ़ना है कि कांग्रेस का मेन काम क्या था। ठीक है। तो छोटा सा सिलेबस है, थोड़ा बोरिंग है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको इंटरेस्टिंगली करने के लिए। ओके। चलो, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले सबसे पहले फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का, तो वही वाला बात हो गया सारा। ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो कि बेसिकली मैं चाहता हूं कि तुम लोग समझो, जिससे तुम लोग को कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। सबसे पहले, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश विड्रॉल 565 प्रिंसली स्टेट्स वे आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये देखने में अजीब लगता है, 565 राजा लोग थे देश में। तो माने हम लोग को लगता है ना इंडिया में अभी 28 स्टेट है, उस टाइम 565 तो अलग अलग ही स्टेट था। तो ये यूनिफॉर्म कैसे होगा, नेशनलिज्म कैसे आएगा? हर लोग तो अपने देश का बात करेगा। ठीक है। The overwhelming majority of the scheduled caste population lived in hopeless condition। हम लोग का ये जो था ना सिस्टम, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र और व्यास और शूद्र, तो जो शूद्र वाले जो थे उनका जो है सिचुएशन बहुत खराब था। ठीक है। और हम लोग का जाति मेंबरशिप बहुत था, इसी के लिए उनको बहुत नीचे रखा गया था हायरार्की में। माने जो शूद्र थे, जो कि हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट एकदम नीचे था और इनके ऊपर में काफी दबाव था, इन लोग को काफी, इन लोग का लिविंग कंडीशन बहुत खराब था। तो इनको रिवाइव करना बहुत जरूरी था। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द स्टेटस ऑफ विमेन के बारे में अगर हम बात करें वो भी बहुत ज्यादा बेकार था। ठीक है। कंट्री वाज इन अ डिप्राइव्ड स्टेट, द मेजर कॉज ऑफ दिस वाज डोमिनेशन ऑफ मेल। तो हम लोग का क्या था, हम लोग का मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। ठीक है। तो उसके कारण क्या नाम है, हम लोग का पोजीशन, विमेन का पोजीशन बहुत खराब है। आयरॉनिकली ऋग वेदा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ऋग वेदा के टाइप में, जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, उस टाइम विमेन का पोजीशन अच्छा था। माने सबसे पुराना में अच्छा था, उसके बाद जो है हम लोग का खराब होने लगा। ठीक है। तो हम लोग का जो सोसाइटी है पेट्रियाकल है। ठीक है। माने पापा के नाम से चलता है, तो उसके कारण विमेन लोग को और ज्यादा दबाव आने लगा। ठीक है।
Now, victory of British East India Company in the Battle of Plassey was the start of nearly 2 centuries of British rule in India. ब्रिटिश इंडिया में कितने दिन रूल किया? करीब 190 साल, ठीक है। ब्रिटिश ने इंडिया में रूल किया करीब करीब 190 साल, जो कि स्टार्ट हुआ था कब? 1757 में, 23 जून 1757, जब बैटल ऑफ पलासी, हम लोग के जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जिनको हरा के ब्रिटिश यहाँ पर आया था। ना ब्रिटिश हमारा दोस्त नहीं था, ठीक है। हम लोग को ऐसा लगता जरूर था कि वो हमारा दोस्त है, आज भी हम लोग को लगता है वेस्टर्न कंट्री हमारे दोस्त है, लेकिन टाइम एंड अगेन प्रूव होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज किसी के भी दोस्त नहीं है। मैं तुमको कल भी बोल रहा था, मैं तुमको आज भी बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्री पर विश्वास करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि मैंने जैसे तो कल तुमको बता रहा था, मैं तुमको उनका उनके उनके हिस्ट्री में जुबान, ठीक है, कि हमने जवान दे दी किसी को, या अतिथि देवो भवा, या हमारे घर में मेहमान आया तो उसका कोई इज्जत, ये सब उनके है ही नहीं कॉन्टेक्स्ट, उनका उनका कल्चर ही नहीं है ये सब। समझ में गया? उनके लिए सिर्फ एक ही कल्चर है, मेरा फायदा कैसे होता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला कंसेप्ट है उनका, ठीक है। और उसके लिए वो लोग कोई भी करेगा, उनको शर्म भी नहीं आती। मैंने अगर आज वो लोग हाँ बोल रहा है और कल वो लोग ना बोल देगा, उनको 1 मिनट लगेगा। अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर आप प्रॉब्लम में फंसे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे ना, किसी घर में प्रॉब्लम आएगा तो नेबर भी आ जाएगा, पर ऐसे ऐसे लोग भी हेल्प कर देंगे जो आपको जानते नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प करेगा, है ना। हम लोग का कल्चर वैसा है कि हम लोग अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो शायद अच्छे कर्म होंगे। उन लोगों का ये सब कल्चर ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप मुसीबत में फंसे हैं और आप हारोगे तो हम आपके संग क्यों खड़े हुए, कल तो हम भी हार जाएंगे। जैसे अभी फ्रांस ने किया इंडिया के साथ में, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, फ्रांस को सपोर्ट करना चाहिए था, यूएस को सपोर्ट करना चाहिए था। वॉर के पहले तो ये लोग हमारे फ्रेंडली टर्म्स में थे, लेकिन जब देखा वॉर हो रहा है, इनको ऐसा लगा ये वॉर लंबा चलेगा, यूक्रेन वाला वॉर चलेगा और इंडिया का हालत खराब होगा, ये लोग पीछे हट गए। तो अगर हम लोग कभी भी किसी भी तरह से वेस्टर्न कंट्री को अपना आइडल मानते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। तो अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हमारा कॉमन एनिमी है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट भी हमको नेशनलिज्म चाहिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यार है, व्हाट इज नेशनलिज्म? बहुत जन को तो पता ही नहीं नेशनलिज्म होता क्या है, ठीक है। नेशनलिज्म क्या होता है बताइए, क्या होता है नेशनल? लव फॉर द नेशन, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार ही, है ना, माँ तुझे सलाम। देखता है ना, जब अहमदाबाद का स्टेडियम में अलग गाना बजता है 20 से, वंदे मातरम, तो हम लोग सबके गूज बम्प आ जाता है ना, बिकॉज वी लव आवर नेशन। हम लोग इंडिया क्या है, जब हम लोग अपना वंदे मातरम गाते हैं कहीं पर भी, हम लोग का जब राष्ट्र गीत चलता है, तो वी आइडेंटिफाई एज वन, है ना। हम लोग अपने फ्लैग में आइडेंटिफाई करते हैं ना। तुम अगर देखेगी कहीं पर भी इंडिया का फ्लैग दिखेगा तुमको, ठीक है, और तुमको लगेगा हमारा इंडिया का फ्लैग है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उससे। हमारा जो नेशनल म्यूजिक है हम लोग से आइडेंटिफाई करते हैं, हमारा जो नेशनल एंथम है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम बोलते हैं वी आर इंडियंस, तो वी फील अ सेंस ऑफ अर्ज, अ सेंस ऑफ प्राइड, उसको हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने देश के लिए हम लॉयल है, अपने देश के लिए हम डिवोटेड है, ठीक है। हमारे देश के लिए एलिजांस, एलिजांस मतलब हम देश के कोई अगर हमसे बोलेगा कि हम तुम्हारे देश में बम मारने वाले हैं, ठीक है, हम तुमको 10 करोड़ रुपया देंगे, तुम उनको बताओ कहां पर मार दे, जगह बताओ, तुम बताएगी? नहीं बताएगी, क्योंकि हम लोग देश के लिए, नहीं पागल है क्या? अरे हमारे देश तुमको पैसा देके खरीद लेगा? इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग का एलिजांस है देश की तरह, ठीक है। तो टू अ नेशन और अ नेशन स्टेट एंड होल्ड सच ऑब्लिगेशन आउटवे अदर इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब हम लोग के लिए रिलीजन की जो है ना, इंडिया में रिलीजन भी नंबर 2 पे आता है जब बात होती है नेशनलिज्म, है ना। हमारे लिए सबसे पहले क्या है, हमारी कंट्री, और डेफिनेशन में यही बोलता है कि हमारा जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स आवर कंट्री, इट आउटवेट्स अदर इंडिविजुअल ग्रुप इंटरेस्ट। माने जब देश की बात होगी, तो अगर मेरा सारा फ्रेंड देश के अगेंस्ट में है लेकिन मैं देश के लिए लड़ जाऊं, तो हमारे देश के सामने किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं, लव फॉर योर कंट्री, जैसे तुमने अभी बोला, ठीक है। तो डिवोशन टू द नेशन, ठीक है। तुम अगर किसी भी इंडियन से पूछेगा कि भाई तेरा रिलीजन ऊपर की तरह देश, ऊपर बोलेगा देश, है ना। तो ये होना चाहिए, दैट इज नेशनलिज्म, इसका डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। और इसी के लिए जो हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम लोग द इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो कांग्रेस, जैसे मैं तुमको कल बता रहा था कि जब हम लोग छोटे थे, हम लोग को लगता था कांग्रेस ही एक पार्टी है, ठीक है। और कांग्रेस का मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब कांग्रेस, हम लोग के लिए सिंबॉलिक था, इन लोग सिनोनिम था कि कांग्रेस मतलब इंडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग 1885 से एक ही पार्टी है कांग्रेस। पहले हमारे पास 50 को पार्टी नहीं थी। 1885 में जब कांग्रेस बना,
तो उसको हम लोग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला। माने ये जो कांग्रेस है ये इंडियन है, माने हमारी देश की पार्टी है ना। इसी के लिए तुम देखे कि हम लोग के उम्र के जो लोग हैं या हम लोग से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, कांग्रेस के लिए हम लोग का थोड़ा सा एक तो सॉफ्ट कॉर्नर है। अब आके कांग्रेस का बैंड बजा दिया। अब तो राहुल गांधी आ गए, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को थोड़ा डिवाइड कर दिया था, फिर राहुल गांधी जी आ गए। इनको पता ही नहीं है कि देश कांग्रेस को क्या लेवल से देखता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा भी आइडिया होता कि कांग्रेस जो है वो हमारे रूट है, अगर ये उसी तरह से काम करता, ठीक है, तो आई थिंक सो कांग्रेस का मच बेटर स्कोप होता है और उस चीज को लेकर आगे बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो सब इंडियन को लगता है ना कि कांग्रेस जो है हमारी पार्टी है, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, अभी तो इंदिरा गांधी ने तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया था। ठीक है, पर जो भी है, अब तुमको हम एक और बात बता दें कि जैसे ही ब्रिटिश का रूल इंडिया में चालू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे इंडियंस लोग ब्रिटिश को हेट करते हैं। क्योंकि मैं तुमको बताऊं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एजेंडा था ना वो बिल्कुल क्लियर था। वो लोग इंडिया को फायदा देने नहीं आया, वो लोग अपना फायदा करने आया, है ना। हमले के ऊपर जो रूल कर रहा था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो ब्रिटिश भी नहीं है, याद रखना। ये अभी हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। ये नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा कोई भला करेगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक बिजनेस फर्म है, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका काम ही है लूटो। अब उसको इंडिया में तो उसको जैकपॉट लग गया, माने इंडिया तो खुला छूट गया उसके लिए। जो पेड़ काटना है काट लो, जो मिनरल निकालना है निकाल लो, किसी भी कोई भी अगर मॉन्यूमेंट है उस पर हीरा लगाओ, ताजमहल का सारा निकाल के ले गए लोग। ठीक है, अगर इन लोग का बस चलता तो गोल्डन टेम्पल का गोल्ड निकाल लेता। इन लोग को खाली लूटना है। और इन्होंने पूरा 190 साल हम लोग को लूटा है, जिसमें से अगर हम बात करें 1757 से लेकर 1857, जब तक हम लोग का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, 100 साल तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको दबा कर लूटा, दबा कर। ठीक है, और ये लोग आके हम लोग को क्या बोलते हैं, ये मैं तुम लोग को थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे लोग समझे। ये लोग आके पूरी दुनिया में गाना गाता है कि हमने इंडिया को सिविलाइज किया। ठीक है, इंडिया लोग जंगली था, इंडिया लोग सांप पकड़ता था, वी वर द स्नेक चार्मर्स। ठीक है, हम लोग ब्लैक मैजिक करते थे। ठीक है, हम लोग चुड़ैल भूत ये सब करते थे, हम लोग आबड़ा का डाबड़ा करते थे। अरे अरे बकलोल, अगर हम लोग आबड़ा का डाबड़ा करते, ताजमहल तेरे अब्बा ने बनाया है? कुतुब मीनार तेरे अब्बा ने बनाया था? अशोकन पिलर तेरे अब्बा ने बनाया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन तूने बनाया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग ने 5000 बीसी में बनाया। ठीक है, हमारा ऋग्वेदा कब का है? जब तुम लोग को पढ़ना भी नहीं आता था ना, उससे पहले का ऋग्वेदा, उससे पहले हम लोग का लिटरेरी सोर्सेज है वो हम लोग का। ये तुमने लिखा था, है? तुम हमको बता रहे हो। तो ये लोग जो है, इन लोग का गंदा आदत है पूरी दुनिया में गाने का। ये लोग को पूरी दुनिया में गाने का बहुत गंदा आदत है। और हम लोग के संग प्रॉब्लम यह है ना, हम लोग गाने में थोड़ा कम है। हम लोग अपनी तारीफ करने को सोचते नजर लग जाएगा, है ना। हम लोग को बच्चों को कैसे बताना मत बताना मत बताना। तो हम लोग एक्चुअली करते हैं इसी के लिए नहीं बताते। ये लोग कुछ करता नहीं है, इसी के लिए बकता है। तो कोई भी आदमी अगर ब्रिटिशर लोग का फैन है ना, तो मैं उसको बता दूं, फैक्ट चेक करो। ठीक है, ये लोग का काम खाली हम लोग को बेवकूफ बनाने का। ये लोग ने जो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आया, इन्होंने जो हमको मैथ सिखाया, उससे पहले भी हमको गणित आता था है ना। जीरो का आविष्कार भी हम लोग नहीं किया था, ठीक है, आर्यभट्टा ने किया था। ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार भी हमने ही किया था। बायोलॉजी का आविष्कार भी इंडियन ने ही किया था। ठीक है, तो हम लोग के ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये लोग ने चोरी करके अपना नाम दे दिया। ठीक है, जिसको ये लोग एटम बोलता है ना, उसको बहुत साल पहले हम लोग अणु बोलते हैं, है ना। अणु तो हम लोग यहाँ बहुत जन का नाम भी है। और जिसको ये लोग सब एटॉमिक पार्ट्स बोलते हैं, उसको हम लोग बहुत पहले परमाणु बोलते थे। ठीक है, आज हम लोग बोलते हैं ना परमाणु बम, है ना। तो ये सब हम लोग ने बहुत पहले करके छोड़ दिया है। समझ में आ गया आपको? तो ये लोग जो हम लोग को मैथ सिखाया ना, 1 2 3 4, ये लोग क्यों सिखाया पता है? क्योंकि ये लोग चाहता था कि हम लोग क्लर्क बने। जब ये लोग पेड़ काट के लेकर जा रहा तो काउंट करना पड़ेगा ना, कितना पेड़ काटा, कितनी ट्रेन गई, कितना हिसाब है। तो उसके लिए लोग हम लोग को मैथ सिखाता था, क्लरिकल मैथ्स। ये लोग हम लोग को कोई माने आविष्कार वाला मैथ्स नहीं सिखा रहा है कि हम लोग इससे इन्वेंशन करें। सही में? तो बहुत सारे लोग इनसे गुस्सा थे। तो छोटा छोटा रेवोल्यूशन हो रहा था, जैसे इंडिगो प्लांटर्स 1860 में रिवोल्ट कर दिया इनके अगेंस्ट पे। एक तो कूका मूवमेंट था, पंजाब का था 1863 में। ठीक है, एक तो आर्म रेवोल्यूशन डेक्कन में हो गया था 1879 से 1883 में। तो वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद देम, लेकिन ये सब हम लोग को बताया नहीं जाता है। ठीक है, इसी के लिए मैं तुम लोग को थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, इंडिया में ऐसा नहीं है कि सब चीज सही चल रहा था, कुछ तो इंडिया में भी प्रॉब्लम था। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था हम लोग का इंडिया का, ये हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि हम लोग का ये जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ईवल आ गए।
जैसे सतीवती जो है, ये सारा बहुत सारा ईवल आ गया था। तो इसके बारे में भी हम लोग ने बहुत काम किया है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में सिर्फ ये दो के बारे में हम लोग को लर्न करना है, राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा फूले। ठीक है। अब जानता है इनका नाम फूले क्यों है? क्योंकि इनका खानदान फ्लावर का काम करता है। माने फूले आया फ्लावर से, ठीक है। पुष्पा समझ के फायर समझेगा, नहीं फ्लावर समझेगा, तो ये एक्चुअल में फ्लावर ही है, लेकिन ये फायर थे। ठीक है। ही वॉज ओरिजिनल पुष्पा, ज्योतिबा फूले वॉज अ ओरिजिनल पुष्पा। ठीक है। चलो, अब देखो जो ये इनका अगर हम लोग बात कर ले तो राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833, ठीक है। जानता है राजा राम मोहन रॉय को 6 लैंग्वेज आती, वन ऑफ द लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। सोचो इनको 1772 में इंग्लिश आता, हम लोग का 1972 में बहुत जन को इंग्लिश नहीं आता था। ठीक है। लेकिन ठीक है, ज्योतिबा फूले भी 1890 तक है। ठीक है। और भी बहुत सारे मूवमेंट है, जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, पहले ये सब हम लोग के सिलेबस में था, अभी कटवा दिया, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं नोट्स में से। ये नोट्स उनको अवेलेबल है, अगर आप लोग को ये नोट्स खरीदना है, यू कैन बाय दिस नोट्स। ठीक है। हम लोग के ऐप में मिल जाएगा, या हम लोग से डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑफिस से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन भी है, पहले था सिलेबस में, हटा दिया, लेकिन तुम लोग को बताने के लिए मैंने इसको यहाँ से अभी डिलीट नहीं किया। ठीक है। चलो, और देखो वहां पर रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स भी था, सर सैयद अहमद खान था फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, लेकिन ये हम लोग को सिलेबस से कटा दिया। ओके। तो हम लोग अब बात कर लेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट अरोज अमंग द कम्युनिटीज ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है। मतलब हम लोग की, अब हम लोग का रिलीजन और हमारी सोसाइटी में भी थोड़े रिफॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे बड़े बड़े रिफॉर्म्स क्या पे हैं? जैसे सबसे बड़े रिफॉर्म्स क्या करने हैं हम लोग को? कास्ट एंड अनटचेबिलिटी हटाना है हम लोग, पर्दा सिस्टम हटाना है हम लोग, सती हटाना है हम लोग को, चाइल्ड मैरिज हटाना है हम लोग को। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज और इलिटरेसी हटाना है, वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग को करना है। देखो ये सब चीज, कुछ पॉजिटिव चीज अंग्रेजों के कारण हुई, जो शायद अगर अंग्रेज नहीं होता तो हम लोग और टाइम लगता हटाने के। ठीक है। ये एक दो चीज जो है सोशल रिलीजियस वाला, ये थोड़ा अंग्रेजों के टाइम हम लोग को थोड़ा सा फायदा किया है। ओके। एक तो वर्ड यूज कर लो, बिगॉटरी। ठीक है। बिगॉटरी का मतलब बेसिकली क्या होता है? द फैक्ट ऑफ हैविंग एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीफ एंड डिसलाइकिंग ऑफ अदर पीपल हु हैव डिफरेंट बिलीफ और डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी कुछ लोगों से हम लोग को बेमतलब का नफरत हो जाता है ना, मतलब हम लोग को लगता है ये आदमी हमारे लायक नहीं है, इसको हटाओ, है ना। माने हम लोग को लगता है ना कि इसका इसका रिलीजन अच्छा नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है, इस तरह के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उसको हम लोग बिगॉटरी बोलते हैं। मतलब जब हमारा अंदर से एक तो फीलिंग आ जाता है कि ये आदमी गलत है, तो ये हिंदू समाज में पैदा था। ठीक है। चलो, राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम लोग बात करने के लिए चालू करेंगे अभी। तो ये राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द, बोल सकते हैं हम लोग, वन ऑफ द फर्स्ट एजुकेटेड, रियल एजुकेटेड पर्सन इन इंडिया। बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है। तो उनको जो राजा का टाइटल मिला था वो किसने दिया था? अकबर टू ने दिया था। ठीक है। अकबर टू जानती है? अकबर वन नहीं, वो जो भज्जी वाला नहीं, माने बाबर, हुमायूं, अकबर वाला अकबर नहीं, ये उनके ही खानदान का बच्चा है, लेकिन इनका नाम है राजा टू, क्योंकि मुगल चल रहे थे उस टाइम। ठीक है। तो अब तुम सोचो, राजा राम मोहन रॉय उस टाइम के मुगल कोर्ट में काम करते थे। मतलब तुम सोच लो, अगर नरेंद्र मोदी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है, तो जयशंकर का जो पोस्ट है वो राजा राम मोहन रॉय का पोस्ट था। ठीक है। हेवी पोस्ट था भैया, बहुत पावरफुल आदमी था। ठीक है। तो मुगल एम्परर हु सेंट हिम टू इंग्लैंड टू रिप्रेजेंट हिम। अब राजा राम मोहन रॉय अकबर टू को रिप्रेजेंट करने इंग्लैंड गए थे, क्योंकि इंग्लैंड तो इसका सब जायदाद को जब्त कर लिया होगा, तो रिप्रेजेंट करने गए थे। मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ वो इतने पढ़े लिखे हैं, पावरफुल है, इसका रीजन मैं तुमको अभी दूंगा। रॉय वॉज पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब उनको 6 लैंग्वेज आता था, मोर देन 2-3 लैंग्वेज आते थे उनको। संस्कृत आती थी, पर्शियन आती थी, अराबिक आती थी, इंग्लिश आती थी, बंगाली तो वो थे ही, और हिंदी भी उनको आती थी। 6 लैंग्वेज में पारंगत थे। ठीक है। नाउ इनका भी एक तो अपना था, ही अपोज्ड आइडल वर्शिप। ठीक है। एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिलीजियंस ऑफ हिंदुइज्म। माने एक टाइम था ना हिंदुइज्म में, जैसे हम लोग क्रिश्चियनिटी में हुआ कि बहुत ज्यादा जो पोप है उनकी चलने लगी, चर्च की चलने लगी, वो लोग बहुत गलत काम करने लगे, है ना, वो लोग मर्सी बेचने लगे, है ना, पैसा लेने लगे। वैसे ही हम लोग के हिंदू धर्म में भी बहुत सारा ईविल आ गया था, जहां ब्राह्मण लोग का डोमिनेशन आने लगा, वो लोग रिचुअल्स कराने लगे, सैक्रिफाइस कराने लगे। अभी भी तुम देखो, हम लोग के कोई भी धर्म का काम होता है ना, कोई भी काम होता है वहां पे ब्राह्मण लगते ही है। अब तो बहुत कम हो गया उनका डोमिनेशन, लेकिन अभी भी हम लोग ब्राह्मण के थ्रू ही काम करते हैं, कभी कभी खर्चा भी हो जाता है बहुत, है कि नहीं। तो उस जमाने में जो बेचारे गरीब है वो कहां से करेंगे? राजा लोग तो कर लेते थे, गरीब कहां से? ठीक है। तो रॉय उस सब चीज को अपोज करते थे। ठीक है। अब देखो इनकी पढ़ाई की अगर हम लोग बात करें फिर से, तो
ही एक्चुअली ट्रांसलेटेड वेदास एंड उपनिषाद्स। जी, वेदा और 5000 साल पहले का वेदा को उन्होंने ट्रांसलेट किया था बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। ही स्टार्टेड फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन 1816 इन कोलकाता विच इज नोन एज एंग्लो हिंदू स्कूल। सोचो क्या जमाना, अभी भी है ये एंग्लो हिंदू स्कूल, ठीक है। और उन्होंने चालू किया 1816 में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने देखो उस टाइम में एक तो पेपर भी लिखा था जिसका नाम था मिरात उल अकबर, ठीक है। एंड फाउंडेड द न्यूज पर संवत कौमुदी। ये दो, ये तुम लोग के एग्जाम में पूछता भी है, इसको मार्क करके रखना पड़ेगा। ये तुम लोग के एमसीक्यूज में भी आ सकता है, या तुम लोग के किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राम मोहन रॉय ने एक तो जर्नल पब्लिश किया था मिरात उल अकबर। ऑब्वियसली अकबर के अंदर अंडर में काम करते थे वो, तो उसका पैसा भी उसी ने दिया होगा। तो मिरात उल अकबर, ठीक है। एंड उन्होंने एक पेपर भी निकाला था संवाद कौमुदी, ठीक है। राव फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज उन्होंने फॉर्म किया था, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तुम लोग सोच लो, ये तुम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको की वर्ड या की फ्रेज में मार्क कर लो, ठीक है। ब्रह्मो समाज इन 1828, ठीक है। नाउ अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ? ये देखना पड़ेगा सबसे इंटरेस्टिंग। Ram Mohan Roy was opposed to Sati after his sister-in-law died by jumping into the fire of his brother Jagmohan in 1811। अब तुम सोचो ये आदमी कौन है? जयशंकर है, अकबर टू का राइट हैंड है। इसकी भाभी को समाज ने सती कर दिया था। सोचो इतना पावरफुल आदमी है, तो वो भी समाज के सामने टिक नहीं पा रहा, तो सोचो समाज कितना पावरफुल होगा। माने इनकी जो भाभी है, वो इनका जब ब्रदर था जगमोहन, उनका जब डेथ हुआ, तो इनकी जो भाभी है वो ब्रदर के संग सती में कूद गई, माने वो फायर में कूद गई। हो सकता है वो अपने आप भी कूदी हो, ठीक है, उस जमाने में चलता था। लेकिन ये राजा राम मोहन राय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जब उन्होंने समाज से बात की तो समाज इसको अपोज नहीं कर रहा था। अगर समाज चाहता तो रोक सकता था। चलो हो सकता है या तो समाज ने फोर्स किया होगा। चलो एक एक बार के लिए मान लेते हैं कि इनकी भाभी ने खुद ही अपने मन से कूदा हो, लेकिन समाज रोक सकता था ना, चीज गलत थी। और वो भी ऐसा पावरफुल आदमी, इतना पैसा, देखो पैसा भी होगा, पावर भी होगा, ये अपनी भाभी को नहीं बचा पा रहा। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा वो हो गया, और ये बोले नहीं मैं सती के अगेंस्ट में जाऊंगा। और इनके कारण इन्होंने सती को अपोज किया, और फाइनली सती को बैन किया गया, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैं तुमको बोला ये अकबर टू क्या काम करता था, तो अंग्रेज लोग से इसका संपर्क था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर इन्होंने 1829 में सती को बैन करा दिया, ठीक है, इलीगल करा दिया इन्होंने। अब तुम्हें अंदर ये केस के कारण कितनी सारी इंडियन औरतें बच गई, है ना। तो ये हम लोग को उनको थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत सारी इंडियन औरत को बचाने में इनका हाथ है, वरना हम लोग पता नहीं कितनी औरतों को और सती कर देते। समझ मारी बात को? चलो, राव फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828। इन्होंने 1828 ब्रह्मो समाज, हम लोग बात कर ही लिए थे 1828 में इन्होंने, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन बहुत आता है, ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब तुमको पता है, चेंज ना, इसी के लिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोलते हैं। और इनका एक नाम और भी है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। दो नाम है इनके, ठीक है, इंडियन रेनेसांस और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको मार्क करके लर्न करके रखिएगा, ठीक है। तो तुम देखिएगा अगर तो ब्रह्मो सभा, हम लोग को राजा राम मोहन रॉय में बहुत सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। ही वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है। ब्रह्मो समाज 1828, सती 1829, देखो बगल बगल में है। ये भी आता है कौन था वो गवर्नर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये सारी ही रोड, क्या नाम है, उन्होंने मिरातुल अकबर लिखा, उन्होंने संवाद कौमुदी लिखा। अगर तुम लोग ये नोट्स लेगा तो मैंने इसको आइटलिक्स में भी डाला हुआ, जिससे तुम लोग रिवीजन में भी तुम लोग को हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी आएगा, इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है। नाउ देखो उनकी डेथ भी जो है वो इंडिया में नहीं हुई, ब्रिस्टल में हुई, ठीक है, सितंबर इतना। ही इज बरीड देयर ओनली, वहां पर ही इनको बरी किया गया, ठीक है। चलो, अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप फटाफट दे सकते हो। हु गेव राजा राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा एंड वाई? अकबर टू ने दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। व्हाट लैंग्वेज वाज राम मोहन रॉय प्रोफिशिएंट इन? 6 लैंग्वेज। ये क्वेश्चन लेकिन नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट वे राम व्यूज ऑन आइडल वर्शिप? मानते नहीं थे, ऑर्थोडॉक्स मानते नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट सिग्निफिकेंट डिड राजा डू रिगार्डिंग द वेदास एंड उपनिषद? उन्होंने ट्रांसलेट किया था, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हेन एंड वेयर डिड राजा राम मोहन स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल? एंग्लो इंडियन स्कूल उन्होंने चालू किया था 1860 में, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट पब्लिकेशन डिड राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश? ये आ सकता है, मिरातुल अकबर पर्शिया में, और संवाद कौमुदी, ये क्वेश्चन आता ही आता है, 101% क्वेश्चन यहां से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ राजा मोहन फाउंडिंग ऑफ द ब्रह्मो समाज, ठीक है।
इंपॉर्टेंट रोल इन रिफॉर्मिंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी। रेनेसांस इन्होंने किया था, तो ब्रह्मो समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, व्हाट इवेंट प्रॉम्प्टेड राजा राम मोहन राय टू वाउ टू अपोज सती, कि उनकी सिस्टर, उनकी सिस्टर इन लॉ, भाभी, ठीक है, जब उनके ब्रदर जगमोहन, ठीक है, कौन लॉर्ड थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ईयर 1829, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट टाइटल राजा राममोहन रेफर्ड टू एज, तो अब टाइटल को क्या मिला था? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डेथ का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन आएगा, आंसर एनी टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय राजा राममोहन। तो तुम लोग तो पूरा पढ़ ही लिया, तो कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन बनाया राजा राममोहन रॉय ने? ठीक है, ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल लगाया उन्होंने, ठीक है, विच नोन एज एंग्लो हिंदू स्कूल। ठीक है, फिर एडवोकेसी अगेंस्ट सोशल इवल्स, बहुत सारे सोशल इवल के केस में खड़े हुए, सबसे इंपॉर्टेंट सती था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स किए, ब्राह्मो समाज फॉर्म किया इन्होंने, ठीक है, जिससे उन्होंने ब्राह्मण लोग का डोमिनेशन को चैलेंज किया। ठीक है, उन्होंने ट्रांसलेशन किया, पब्लिकेशन किया। ठीक है, he was given the title of father of Indian Renaissance and legacy of nationalism। तो अब तुमको पूरा समझ में आ गया राजा राममोहन रॉय का। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे ज्योतिबा फूले की। ठीक है, क्या बोला डायलॉग में तुमको? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। तो फूले नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? फायर है। ओरिजिनल पुष्पा है ये, इनके नाम में ही फूले है। फूल मतलब फूल है ना, फूल मतलब फ्लावर। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या था? इन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर में बहुत काम किया था। ठीक है, इन्होंने इंडिया की जो औरतें हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत काम किया, और इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल चालू किया था। ठीक है, वो खुद एक अनटचेबिलिटी के शिकार थे, तो उन्होंने इरेडिकेट किया अनटचेबिलिटी को, और कास्ट सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने काफी काम किया। ये जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट है, ज्यादा करके इनके पास चार ही काम है। अगर तुम लोग एग्जाम में भूल जाएगी क्या क्या काम है, तो तुम लोग चार काम बता सकता है। क्या? अनटचेबिलिटी एक काम है, माने वुमेन एजुकेशन एक काम है, विडो रीमैरिज एक काम है, ठीक है, और ह्यूमन क्या नाम, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक काम है। ये सारा जो विमेन इलिटरेसी एक काम है। तो अगर तुम लोग भूल भी जाए तो ये चार पांच काम तुम लोग सबके संग कॉमन लिख देगा तो हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बॉर्न हुए थे? सतारा, महाराष्ट्र में। पेरेंट्स इनके गोविंद राम फूले, चिमनाबाई इनकी माँ, ठीक है, इनकी वाइफ थी सावित्री फूले। ठीक है, कहां पर पढ़े थे? स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पूना में इन्होंने पढ़ाई की। इन्होंने भी एक तो सोसाइटी फॉर्म किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक, सत्य माने ट्रूथ, शोधक माने सर्च, तो जो ट्रूथ को सर्च करता है, ठीक है, ये इसके वो करते हैं। लिबरल थे ये, सबकी बराबरी की बात करते हैं, इगैलिटेरियन, सब इक्वल रहना चाहिए, और सोशलिज्म की ये बात करते थे। ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे तृतीया रत्ना एक तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिवाजी राज भोसले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका सबसे फेमस जो तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो है गुलामगिरी। ठीक है, इन्होंने गुलामगिरी के ऊपर में काफी काम किया। नाउ मैं तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, स्टार्टिंग में जो मिस्टर फूले थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, बहुत सारे इंडियंस लोग ब्रिटिशर को सपोर्ट करते थे, खास करके जो अनटचेबल में थे। मतलब अगर हम लोग बात करें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो जो शूद्र ट्राइब को जो थे ना, वो लोग सब अंग्रेजों को बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं था। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, हम तो सबको मारेंगे। उनका ये था इंडियन हो तो मारेंगे, उनके लिए तो पूरा इंडियन ही अनटचेबल था। लेकिन फिर भी जो शूद्र थे उनको अंग्रेजों से फायदा क्या था कि उनके लिए ये चारों बराबर है ना। तो बहुत सारे लोग अंग्रेज को सपोर्ट करते थे, इनफैक्ट ये भी अंग्रेजों को पहले सपोर्ट करते थे, क्योंकि इससे इनके समाज का फायदा हो रहा था। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि ये अंग्रेज तो एक नंबर के फालतू लोग हैं, तो हम लोग को बर्बाद कर रहे, देश को बर्बाद कर रहे हैं, जब नेशनलिज्म की बात आई तो फिर ये देश की तरफ में आ गए। समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका क्या है? एफर्ट्स टुवर्ड वुमेन एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद एफर्ट्स टुवर्ड एलिमिनेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और सत्य शोधक समाज एक क्वेश्चन इनका आएगा। ठीक है, मैंने तुमको यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि इंटरेस्टिंगली महात्मा फूले नर्चर्ड अ फेवरेबल पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकॉज ही थॉट एटलीस्ट इंट्रोड्यूस द मॉडर्न नोशंस ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी इनटू द इंडियन सोसाइटी। इनको लगा कि अंग्रेज लोग सही सोचते हैं, ठीक है, ये थोड़े मॉडर्न है, इनका सोच थोड़ा सही है, और इन्होंने पूरे इंडियन सोसाइटी को जस्टिस और इक्वालिटी दिया है। ठीक है, तो ये इनके फेवर में। ठीक है, लेकिन बाद में जब उनको पता चला, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी और जो ब्रिटिश रूल है उसको वो उसके अगेंस्ट चले गए। ठीक है, ना महात्मा फूले किसके गुरु हैं? बी आर अम्बेडकर के। बी आर अम्बेडकर किनसे क्या नाम है प्रभावित हुए हैं?
महात्मा फूले से। इसी के लिए तुम देखेगी कि B.R. अम्बेडकर जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने काफी काम किया, ठीक है, तो ये इनके गुरु हैं, ठीक है। और उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है गुलामगिरी, है ना। जैसे मैं तुमको अभी बता रहा था कि राजा राम मोहन रॉय का इतना सारा किताब इंपॉर्टेंट है, इनका जो इंपॉर्टेंट है वो है गुलामगिरी, ठीक है। और गुलामगिरी में इन्होंने ब्रिटिश को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने हम लोग को गुलाम बना, ठीक है। उनकी किताब का वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग का तो क्वेश्चन आएगा किसने लिखा, ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के कारण हम लोग स्लेव बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग फटाफट अगर जल्दी जल्दी याद करना चाहे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। व्हेन वाज ज्योतिबा फुले बोर्न एंड वेयर, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग याद कर सके तो सतारा महाराष्ट्र 1827, ठीक है। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, ये उनका सबसे बड़ा है, ठीक है। उनके पेरेंट्स का नाम पूछेगा नहीं। पर्पस ऑफ सत्य शोधक समाज माने क्या है, टू डीकंटेमिनेट सोसाइटी फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, माने सोसाइटी के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटा देना ही उनका मेन काम है, ठीक है। उन्होंने एक तो नया वर्ड यूज किया था दलित, ठीक है, दलित जो वर्ड है वो शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने ही यूज किया था, आज भी हम लोग को दलित ही बोलते हैं, ठीक है, दलित थोड़ा रिस्पेक्टेबल नाम, ठीक है। ब्रिटिश रूल के बारे में क्या था, पहले वो फेवर करते थे, बाद में वो थोड़े अगेंस्ट हो गए, ठीक है। उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटिंग है वो है गुलामगिरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का इनका मेन है कंट्रीब्यूशन। इनका पूछेगा क्या है तो ऑब्वियसली प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उन्होंने एक तो लड़कियों के लिए कॉलेज भी खोला था, ठीक है। सोशल रिफॉर्म के ऊपर में काफी काम कर रहे थे, एडवोकेसी ऑफ विमेन्स राइट, विमेन राइट के लिए काम कर रहे थे। मैंने तुमको पहले ही बोला ना कि जो भी तुम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बोलेगा ये 4-5 चीज को याद रखेगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे, सोशल जस्टिस के बारे में बात करते थे, ठीक है। ऑर्फनेज भी खोला था उन्होंने, ठीक है, माने जहां पर विडो, जिनकी जो विडो हो जाती थी लड़कियां जिनको फेंक दिया जाता था समाज में, वो सारी औरतें एक संग उनके लिए इन्होंने खोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ये अभी हम लोग का पहला पार्ट हो गया, ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर सारे हैं। नेशनलिज्म क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स लेड टू, क्या नाम है, नेशनलिज्म। इसके अंदर आएगा रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। हम लोग आज भी इसी में बात कर लेते हैं कि लॉर्ड लिटन ने ऐसा क्या ही कर दिया, सोचने वाली बात, ठीक है, कि लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन वाज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1876 टू 1880। His harsh and unpopular policy created widespread resentment among Indians, which sowed the seeds of nationalism. तो इन्होंने क्या क्या हम लोग के संग गलती किया, सोच लो, देख लो, तुम लोग सब अंग्रेजों के फैन है ना, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग क्या क्या किया था। जानता है, इतने लोगों को तो हिटलर ने नहीं मारा जितने लोगों को अंग्रेजों ने मारा है। ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए। हम लोग हिटलर को बोलते हैं 5 लाख जूस को मार दिया, है ना, हम लोग बोलते हैं हिटलर बहुत बुरा आदमी था। आदमी तो वो भी अच्छा नहीं था तो वो भी पगला ही था वो भी, ठीक है, एक नंबर का, उसको भी कंडेम करना चाहिए। भाई 5 लाख जूस को मार दिया, मजाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने कितने मारे, अंग्रेजों ने तो सिर्फ बंगाल में 40 लाख लोग मारे, 50 लाख, 4 लाख, 40 लाख से 50 लाख लोग बंगाल में मारे उन्होंने। और क्यों मारे मालूम है, सोचो, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री मतलब जहां एग्रीकल्चर था, हम लोग खाना उगाते हैं, माने हम लोग खाना पैदा करते हैं, और अगर हम लोग भूखे मर गए तो सोचो, माने जो देश खाना उगाता है वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, ये कर दिया था अंग्रेजों ने। तो ये लोग सब बड़ा राक्षस तो कोई नहीं है। और इन लोग ने खाली इंडिया में नहीं मारे, इन्होंने पूरी दुनिया में मारे, अफ्रीका में मारे, अमेरिका में मारे, ऑस्ट्रेलिया में मारे, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जितनी कंट्री को अंग्रेजों ने क्या नाम है कब्जा किया था, वहां पर लोगों को मारा, और लाखों में मारा है। तो इनसे बड़ा बुचर तो दुनिया में कोई नहीं है। और ये लोग व्हाइट कॉलर पहन के बैठ जाते हैं, पंचायती करने लगते हैं, पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं। इंडिया को बोलेंगे आपके यहाँ ये हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, आपके यहाँ ये है, आपके यहाँ वो है। अबे तूने क्या किया, नहीं समझा। हिटलर को तो फालतू को बदनाम किया, नहीं फालतू बदनाम नहीं किया, वो भी बदनाम ही होने लायक आदमी है, वो भी आदमी अच्छा नहीं है, वो भी एक नंबर का बदमाशी है, पागला साला है, तो साला यूरोपियन ही ना, ये यूरोपियन सभी पागल है, ठीक है। तो उन्होंने एक तो दिल्ली दरबार लगाया था 1876 में, ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड दरबार टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इवन व्हाइल अ टेरिबल फेमिन वाज किलिंग मिलियंस। माने उन्होंने एक पार्टी की थी, क्या पार्टी की थी उन्होंने, कि अब से इंडिया की जो क्वीन होगी वो क्या नाम है, क्वीन विक्टोरिया होगी। हमारा कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है, हम लोग बड़ा खुश होते हैं जाकर। ये विक्टोरिया मेमोरियल की खुशी में अंदर पार्टी चल रहा है, लोग हमारा खाना छीन कर अंदर अंग्रेज लोग पार्टी कर रहे हैं, उनके बच्चे आधा खा रहे हैं आधा फेंक रहे हैं,
और बाहर भूखे लोग के बच्चे भूखे मर रहे हैं, और वो खाना किसका है? वो हमारा खाना है। इसमें तो खून खौल जाना चाहिए इंडियंस लोग का, और बदला लेना चाहिए लोग से, समझ में क्या? तो इसने दिल्ली दरबार ये पार्टी कर रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, ये पार्टी कर रहा है, समझ में आ रहा बच्चों? उसके बाद वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया उसने, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या होता है? वर्नैकुलर मतलब बहुत सारे ऐसे राइटर लोग कौन होते हैं? राइटर पोएट का काम क्या है कि जो हो रहा है वो लिखना, लोगों को बताना और सच बताना, ठीक है। तो उस जमाने में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते थे जो कि हिंदी में भी आते थे, बंगाली में भी आते थे, गुजराती में भी आते थे, मराठी में भी आते थे, साउथ के लैंग्वेज में भी आते थे, ठीक है, कन्नड़ में भी आते थे, बहुत सारे लैंग्वेज में आते थे। तो अंग्रेज लोग तो इंग्लिश वाला तो अंग्रेज लोग को पढ़ना आता है, पर वर्नाकुलर उनको पढ़ना नहीं आता। तो इंडियंस भी कम होशियार भी थे, बोलो वर्नाकुलर में पब्लिश करते थे, है ना? तो इन्होंने बैन कर दिया उसको, बोला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया, माने कि जो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं उनको साइलेंस कर दिया, ठीक है, उनको अब हम लोग नहीं करने देंगे। एक और चीज देखो, आर्म्स एक्ट, ये जानता है, ये जो आर्म्स एक्ट है ना 1878, ये आज भी अमेरिका में है। अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है ना, ब्रॉड माइंडेड समझता है। ये उसका अमेरिका पहले क्या था? अमेरिका जो है, सबसे पहले अमेरिका ने आके जो अमेरिका का ये वाला हिस्सा को कैप्चर किया, और इस वाले हिस्सा को जो कैप्चर किया वो किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स लोग यहां पर आए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस भाई साहब, और उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। ब्रिटिशर लोग से गलती क्या हो गई कि यहां पर वो लोग ने अपने शुरू के जो ऑफिसर थे उनको यहीं रहने का परमिशन दे दिया, ठीक है। तो उनके जो बच्चे हुए वो अमेरिका में पैदा हुए, तो बोला अमेरिकन हो गए, ठीक है। तो अब बाप अगर ब्रिटिशर है लेकिन बच्चे कहां हैं? अमेरिकन हैं, ठीक है। उनके बच्चे तो और भी अमेरिकन हो गए। तो जब ब्रिटिश ने इनको एक्सप्लॉइट करना चालू किया, क्योंकि ब्रिटिश का तो काम ही एक्सप्लॉइट करना, तो इनके पोते खड़े हो गए, इनके बेटे खड़े हो गए कि आप अमेरिका से क्यों लेके जा रहे हो, तो हमारा लैंड है। तो ये लोग अपने पोते को क्या ही मारेंगे बाप दादा अपने पोते को क्या ही मारेगा। तो उनसे एक ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पर हो गया था कि इन्होंने अपने ऑफिसर लोग को यहाँ पर रहने की इजाजत दी। उसके बाद ये लोग दुनिया की जिस भी जगह गए ना, वहां पर किसी को रहने नहीं दिया। अगर कोई ऑफिसर इंडिया आया, उसको लोग 3 या 4 साल के लिए भेजते थे, तुमको जो करना है करो, जितना क्राइम करना है करना हो, जो बदमाशी करनी है करो, और तुम वापस आ जाओ, ठीक है। ये उनका नियम था, ये लोग किसी को रहने नहीं देते। और अगर किसी ब्रिटिशर ने इंडियन वुमेन से शादी कर ली, या किसी ब्रिटिश वुमेन ने इंडियन मैन से शादी कर ली, उसको ये लोग एंग्लो इंडियन बोल रहे हैं, माने ब्रिटिश इंडियन, ठीक है, माने ही इज नॉट रियल ब्रिटिशर। तो ये एंग्लो इंडियन को उतना फ्रीडम नहीं है जितना उन लोगों को, ठीक है। तो अब जब ये लोग आप दूसरे के देश में जाइएगा, जैसे ये लोग अमेरिका में गए और आपने इनके घर को हड़प लिया, ठीक है, आपने इन सबके घर को हड़प लिया, तो ये लोग गुस्सा नहीं होंगे तुमसे? होंगे ना। तो इन लोग ने क्या किया, इन लोग बोले कि जो ब्रिटिशर्स है या जो अमेरिकन है वो बंदूक रख सकते हैं, लेकिन जो नेटिव है वो नहीं रख सकते। तो मालूम है आज भी अमेरिका में जो नेटिव्स हैं वो लोग बंदूक रखना अलाउड नहीं है, लेकिन अमेरिकन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक ये लोग आएंगे लड़ने के लिए तो गोली मारने। तो वही काम इन्होंने इंडिया में भी किया। क्या बोला? ब्रिटिशर लोग बंदूक रखेगा, पर इंडियंस लोग बंदूक नहीं रख सकता, जिससे ब्रिटिशर लोगों को कभी गोली मार दे। समझ में आ रही बात को? तो आर्म्स एक्ट इट प्रोहिबिट इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, ट्रीटिंग देम एज इंफीरियर टू यूरोपियंस, ठीक है। लैक ऑफ फेमिन रिलीफ, जब लोग मर रहे थे तो ये लोग ने हम लोग को ना खाना दिया ना पानी दिया, टैक्स भी नहीं छोड़ा इन्होंने, माने पूरा का पूरा हम लोग को निचोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद इल्बर्ट बिल ने क्या किया था ना, इसमें सुनो, ये भी सोच के तुम लोग का खून खोल जाएगा। तो मालूम है, मान लो एक अंग्रेज का नौकर घोड़े पे जा रहा है, सामने से एक इंडिया का सेठ घोड़े पे आ रहा है। तो इंडिया का जो सेठ है ना, उसको घोड़े से उतरना पड़ेगा और अंग्रेज के नौकर को सलाम करना। सोचो, क्योंकि वो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, तो हमसे रॉयल ब्लड है। तो उनके जो नौकर है उनको हमारा सेठ नमस्कार कर रहा है। सेठ का मतलब है मनी से नहीं जोड़ रहा हूं, सही माने मैं मान रहा हूं एक तो रिस्पेक्टेबल आदमी हमारे समाज का, उनका एक लो कास्ट के आदमी को, माने लो रेंज के आदमी को सलाम कर रहा है। ये हालत था, और हम लोग इन ब्रिटिशर लोग को सपोर्ट करते हैं। आज भी अगर ब्रिटिशर इंडिया में आ गए ना, तो ये लोग हम लोग का वही हाल करेंगे, ये हर इंडियन को समझना चाहिए। तो वी शुड लव आवर इंडियन, और हम लोग को रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हम लोग को जो आजादी मिली है इसको ऐसे मिसयूज नहीं करें। समझ में आ रही है आपको? क्यों जापानीज लोग अपना कल्चर को मान के चलता है? क्यों चाइनीज लोग अमेरिकन कल्चर नहीं फॉलो करता है? क्यों जर्मन लोग नहीं करता है? आप जर्मनी जाइए, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलता है,
वो लोग जर्मन बोलते हैं। आप चाइना जाइए, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो लोग चाइनीज बोलते हैं, उनको इंग्लिश आता है। बोलेगा क्यों? नहीं समझा? हम तुम्हारे पिताजी के नौकर लगे हैं? कौन है, काहे बोलेंगे इंग्लिश? हम अच्छे आदमी हैं या नहीं आदमी है, इंग्लिश डिसाइड करेगा क्या? हाँ? लेकिन हमारे यहाँ माइंडसेट ही पागल, तो समझ ही नहीं रहे। इंग्लिश इज ओनली अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, है ना। बहुत सारा गाइड लोग है ना, उन लोगों को भी इंग्लिश आता है बट दे आर नॉट एजुकेटेड, मैंने ठीक है, उतना लिटरेसी नहीं है उनका, ठीक है। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, खाली अंग्रेजी बोलने से हम हीरो हो जाते हैं क्या? क्या हिंदी बोलने से नहीं होता? हमारा नरेंद्र मोदी का हिंदी सुनो, कितना बढ़िया हिंदी बोलते हैं वो, पूरी दुनिया में जाकर, है ना। अंग्रेजी से अच्छा हिंदी बोलते, क्यों नहीं बोलेंगे? समझ में आ रहा है? वी शुड बी फुल प्राउड। ना यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या हुआ, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जज है, माने जो ब्रिटिश का जो जज है, वो किसी भी इंडियंस का मुकदमा सुन सकता है और उनके अगेंस्ट में जजमेंट दे सकता है। लेकिन अगर कोई चोर है, ब्रिटिशर माने ब्रिटिश चोर है, उसको इंडियन जज नहीं सुन सकता। माने इंडियन जज जो है, वो ब्रिटिश चोर से भी उसको नीचे माना जाता है। सोचो, माने अगर ब्रिटिश चोर ऐसे आया, हमने चोरी की, जज बोल रहे हेले से, हाउ रिडिकुलस इज दैट? तो इल्बर्ट भाई साहब ने क्या बोला कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इंडियन जज जो है वो ब्रिटिशर को ट्राई कर सकता है, उन्होंने बोला, अच्छा आदमी था, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला, पूरा का पूरा ये लोग एक नंबर के हिपोक्रेट्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेट है ब्रिटिश, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग मैंने मॉरल साइंस की बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, और सबसे बड़े हिपोक्रेट है। ये क्या बात हुई? जैसे ही लोग ने बोला कि नहीं इंडियन जज भी कर सकता है, पूरा का पूरा ब्रिटिश अगेंस्ट हो गया। अरे इसका तो बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है, जब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर था सुनक, वो इंडियन ओरिजिन का था ना, तो कैसे ब्रिटिश लोग तिल मिला गया। क्या हो गया भैया तुम्हारा ब्रॉड माइंडेड को? वो भी तो ब्रिटिशर ही है इंडियन ओरिजिन का, तो क्या है, नहीं मान रहा वो लोग, बोला रहा इंडियन लोग को नहीं मानेंगे। तो इस लोग से बड़ा हिपोक्रेट कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी अगर तुम लोग ब्रिटिश का फैन है ना, तो भैया भगवान तुम लोग को बचाए, ठीक है। तो ये लवट आदमी मोटा मोटी ठीक था, इसने बोला कि इंडियन जज जो है वो ब्रिटिश ऑफेंडर को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश कम्युनिटी, पूरा का ब्रिटिश कम्युनिटी खड़ा हो गया, हम लोग ब्रॉड माइंडेड है, क्या हुआ, खड़ा हो गया, ठीक है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बनने लगा, ठीक है, पूरा ये लोग इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। बाद में उन्होंने ये मूवमेंट को उन्होंने को अपना इल्बर्ट बिल को उनको वापस लेना, ठीक है। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, अबॉलिशन ऑफ सती ये सब उन्होंने पढ़ लिया पूरा। इतने सारे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं कि आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को मजा ही आ जाएगा, ठीक है। पूरा नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसको पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से आप लोग का पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फाउंड कर लेते हैं, व्हेन वाज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था 1885 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी इंडियन ने कांग्रेस बनाने की या एसोसिएशन बनाने की कोशिश नहीं की, हम लोग ने कोशिश की थी, पर क्योंकि इंडियंस बना रहे थे तो अंग्रेज उसको अलाउ नहीं कर। उसके बाद ये थे भाई साहब मिस्टर एलन ऑक्टेवियल ह्यूम, ठीक है। ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर थे तो उन्होंने एक तो प्लेटफॉर्म बना लिया, ठीक है। नाउ अंग्रेजों ने क्यों अलाउ किया? अंग्रेजों ने इसके लिए अलाउ किया कि चलो एक एसोसिएशन होगा, ठीक है, तो हम तो पूरी इंडिया को रूल कर रहे हैं, तो हमको कोई भी अगर ऑर्डर पास करना होगा तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोल देंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस ऑर्डर को पूरी इंडिया में बता देगी, हमारा काम कम हो जाएगा। इनको लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके लिए काम करेगी, पर एक्चुअल में अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ना ये क्वेश्चन आएगा कि वेयर वाज द फर्स्ट, इसको मैं क्वेश्चन आंसर की जगह यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, वहां से भी मैं तुम इतना बढ़िया से तुम लोग को सारा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, इसमें देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। जैसे फाउंडर एंड ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ प्रेस, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग के प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप लोग ये सब भी देख सकते हो। अगर आप लोग इस सबको फॉलो कर लोगे पूरे अच्छे से तो ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इसमें मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसको हमने छोड़ा, जरूरी लर्न करने का। इसको ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप लीड भी कर लोगे तो हो जाएगा। आजकल हम लोग के आईसीएसई में कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसमें आपका लॉजिक देखा जाता है। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, द रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन एक्टेड एज अ स्पार्क फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जस्टिफाई दिस स्टेट। अब इस तरह के तुम लोग के घुमा के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे। तो आप लोग ये सब भी पढ़ सकते हो, पूरा इसका भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये सारे भी क्वेश्चन इसके अंदर है, पूरा अपडेटेड है ये, ठीक है। ये नोट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होंगे। इसके बाद उसके अंदर कुछ हॉट क्वेश्चन भी है, ठीक है।
बेसिकली अगर आप एक बार, आप लोगों को लग रहा होगा ज्यादा भी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितने भी इसके अंदर हो सकते हैं पॉसिबिलिटी सब लोग हम लोग ने कवर किए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रोल ऑफ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर, ये भी आता है। देखो लिटरेचर ने बहुत काम किया है, क्योंकि इससे लोगों को क्या नाम है इंफॉर्मेशन मिलता है। हम लोग क्वेश्चन आएगा राजा राम मोहन राय ने कौन सा लिखा, संवाद कॉमेडी, हम लोग ने पढ़ लिखा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और लिखा है मिरातुल अकबर, ठीक है। दादा भाई नौरोजी बहुत फेमस आदमी थे, उन्होंने एक तो लिखा था राष्ट्र गुफ्तार, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। और उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब कैसे ब्रिटिश ने पॉवर्टी करी है और रूल नहीं किया है, अन ब्रिटिश रूल है, मतलब उन्होंने मिस यूज किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोनो परिचय, तुम लोग सब जो बंगाल के बच्चे उनको पता है, हम लोग सबको बंगाली की बुक का नाम बोनो परिचय होता था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है केसरी एंड महाराठा, ठीक है। उसके बाद तुम देखो ये सारे न्यूज़पेपर का नाम आपने अभी भी सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर अभी भी आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया सुनाई होगा तुमने, स्टेट्समैन तुमको मिल ही जाएगा, बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, आजकल आनंद बाजार पत्रिका इसका नाम हो गया, सब पुराने पेपर है। पाइनियर भी आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। लाहौर में भी एक तो पेपर आता है ट्रिब्यून। तो ये सारे पेपर कहाँ कब के हैं, देखो 1861 से आ रहे हैं, ठीक है, 1865, 1875, ठीक है। ये सब आपको नाम थोड़े से देखने पड़ेंगे, ओके। और भी काफी काम है, भरतेंदु हरिश्चंद्र का काम है, उन्होंने भारत दूरदशा लिखा है। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था आनंद मठ, जिसके अंदर हम लोग का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना एक बार, ठीक है। अब ये क्या करता था हम लोग का, क्या नाम है, क्या करता था हम लोग का, अवेयरनेस और मोबिलाइजेशन करता था, लोगों को बताता अंग्रेज क्या कर रहे थे, हम लोग का नेशनलिज्म बढ़ाता था, लिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन देता था, मैंने पढ़ने लिखे में हेल्प करता था, ठीक है। पूरा हम लोग ने एक तो लीगल बैटल चालू कर रखा था, ठीक है। और ये सारे पब्लिकेशन जो है वो नेशनलिस्ट थे, इंडियन फर्स्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर भी सारे क्वेश्चंस आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या किया क्या उन्होंने, अंग्रेजों ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, सबसे पहले तो पीजेंट्स को उन्होंने खत्म कर, है ना, जमींदारी सिस्टम ला दिया, रोटवारी सिस्टम ला दिया, जिससे मैंने बहुत पैसे देने पड़े और किसान की हालत खराब कर दी। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा ही बंद कर दिया, ऐसा बंद कर दिया आज तक बंद है, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको नौकरी नहीं मिल रहा था, और हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दिया। अगर डिटेल में जाएंगे तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट, जमींदारी, रोटवारी, तुम लोगों ने क्लास 7-8 में भी पढ़ा है, इसी के लिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। हैंडीक्राफ्ट खत्म कर दिया, एजुकेटेड यूथ को इन्होंने जॉब नहीं दिया, ठीक है, ये सब उन्होंने पूरा एक्सप्लॉयटेशन किया। इसके ऊपर भी अगर आप चाहेंगे तो आपको पूरा अलग से क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया रिप्रेसिव पॉलिसी में फेमिन पॉलिसी आ जाएगा लोग, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या नाम है, हम लोग ने लिटिल परस्यूट पॉलिसी इकोनॉमिक ऑस्टेरिटी एंड रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। उन्होंने ये किया, प्रेस एक्ट आ गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, ठीक है। इल्बर्ट बिल वाला मैंने तुमको समझा ही दिया था, क्या हुआ था कि जज जो है वो इंडियन वाला, वो पूरा मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे हम लोग बताया था 1885 में हुआ था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, क्योंकि एक ब्रिटिशर थे, ठीक है। इससे पहले ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंडियंस ने कोशिश की एसोसिएशन बनाने की, ठीक है। जैसे 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कोशिश की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन बनाया, ठीक है। महादेव गोविंद राणा डे ने पूना सर्वजना समाज बनाया था 70 में, ठीक है। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये बना था, ये सब छोटे छोटे एसोसिएशन बने थे, पर बड़े नहीं बने। दो एसोसिएशन काफी फेमस हुए थे, एक इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया, और दादा भाई नौरोजी का ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंदन, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दो बनाए थे, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, वो ये सारे एसोसिएशन उसके अंदर मर्ज हो गए, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ा सा समुंदर था, इसके अंदर ये सारे जो छोटे छोटे थे इसके अंदर मर्ज हो गए, और उनका नाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। समझ में आ गई बात को। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि सेशंस कब कब हुए थे, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, पहला सेशन 1885 में ही होगा जब बना था, उसके प्रेसिडेंट ऑब्वियसली डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, ठीक है। और कहां हुआ था, मुंबई में, पहले उसको बॉम्बे बोलते थे। सेकंड वाले के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, और वो कैलकाटा में था। हम लोग के सिलेबस में बोला है खाली दो ठोक लर्न करने, लेकिन हमने तीसरा भी दे दिया। थर्ड कहां हुआ, बदरुद्दीन त्याबजी, और प्लेस मद्रास। तो तुम देखेगा पूरा इंडिया का जो मेजर सिटीज है ना, सबसे पहले मुंबई, कोलकाता, फिर मद्रास, तीनों जगह इनके हुए। अब एक तो लास्ट क्वेश्चन आज का, कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ठीक है, क्यों बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को।
ठीक है, इसका एक तो कोड है फ्रेंडली कॉप FC। तो सबसे पहले फ्रेंडली रिलेशन बनाना, ठीक है, माने पूरे देश में एक दोस्ती, हिंदू मुसलमान में नहीं होना चाहिए झगड़ा, ठीक है, कास्ट सिस्टम का नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कंसोलिडेट नेशनल यूनिटी, सबको ये बताना कि हम लोग का भैया नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। पॉपुलर डिमांड्स, पॉपुलर डिमांड्स का मतलब क्या होता है, अगर 50 आदमी अलग 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 चीज मांगेगा तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर उसमें से हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को चुन लेंगे और सब आदमी, 5 आदमी अगर 10 डिमांड करेगा, माने सब आदमी अगर एक ही डिमांड करेंगे तो वो पॉपुलर हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो हम लोग को पहले पॉपुलर डिमांड करना नहीं आता था, हम लोग लड़ते थे। तो हमारी डिमांड एक होनी चाहिए, ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आगे लेकर आना है। और ओपिनियन ऑफ द पब्लिक को, माने पब्लिक का ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से पूछना, लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये करने का हमारा बहुत बड़ा कोशिश था, ठीक है। इसके ऊपर भी तुम देखेगा, यहाँ पर तुमको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। व्हेन एंड वेयर वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड, ठीक है, ये सारा आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सब जो है आर्य समाज, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी नोट्स इसके अंदर है। क्या पता कल को तुम्हारा जब जूनियर लोग आएगा, तुम्हारा भाई लोग आएगा, तब हो सकता है उनको ये नोट्स काम आए। तो मैंने अभी से कर दिया है पूरा, ठीक है, तुम लोग को ये नोट्स फ्यूचर में भी काम आएंगे, ठीक है। सो दिस इज हम लोग का क्या नाम है, पूरा का पूरा सिलेबस ऑन इंडियन, क्या नाम है, क्या चैप्टर हम लोग कर रहे थे, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। समझ में आया, मजा आया, समझ में आ गई पूरी चैप्टर। चलो, वेरी वेरी गुड, अच्छे से पढ़ना, इसका नोट्स ले लो। नोट्स हम लोग का अवेलेबल है बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप में। तुमको तो फ्री में मिल जाएगा क्योंकि तुम यहाँ पढ़ रही है क्लास में, ठीक है। और अगर जिनको चाहिए तो वो व्हाट्सएप से भी ले सकता है। ओके, चलो बाय बाय, आई सी यू लेटर।